नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानूधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दुनिया के दो बड़े और ताकतवर देश जिन्हें एक समुद्र एक दूसरे से दूर करता है, सदियों पुराना रिश्ता जिसमें व्यापार है, व्यवसाय है, जहाजों का आवागमन है, युद्ध जैसी परिस्थितियां हैं, बीचों बीच एक कोरिया का पेनिनसुला है जिस पर दोनों के दावे और प्रतिदावे सदियों से बने रहे हैं, और 21वीं सदी आते आते बीच के समुद्र पर मौजूद द्वीपों पर भी उनके क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चीन और जापान की। चाइना और जापान के पिछले 500 से 800 सालों के रिश्ते बहुत ही जटिल रहे हैं, जिसे हम डेंस एंड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और 21वीं सदी में जहां हम आज खड़े हैं, इन दोनों के बीच व्यापार व्यवसाय तो 1970s के बाद से ही बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब जापान ने फाइनली रिश्ते नॉर्मलाइज किए चाइना से और इन्वेस्टमेंट शुरू किए, ओडीए वगैरह। लेकिन आज डोमिनेशन का एक बहुत बड़ा कोल्ड वॉर इन दोनों के बीच में चल रहा है और अमेरिका पूरी तरह से जापान के साथ खड़ा है। आज हम इसी टॉपिक का पूरा एनालिसिस करेंगे। बहुत सारी नई नई चीजें आपके सामने आएंगी, अंत तक बने रहिए। और यहां तक आए हैं, वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चाइना एंड जापान, अ डेंस रिलेशनशिप, यह है हमारा सेशन नंबर 21 ग्लोबल अफेयर की प्लेलिस्ट का। शुरू करते हैं। चीन और जापान की अगर मैं बात करता हूं, एक बहुत ही अनईजी रिलेशनशिप दोनों का पिछले 800 सालों से रहा है। हालांकि कल्चरल एक्सचेंज काफी हुआ, भाई बौद्ध धर्म तो दोनों ही जगह पहुंचा, लेकिन 20वीं सदी में जापानी इंपीरियलिज्म ने चीनी शासन को भयानक दुख दिए, दर्द दिए, जो आज 21वीं सदी में फूट फूट के बाहर आ रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में दोनों की एक दूसरे पर निर्भरता बहुत थी, है और रहेगी, और स्ट्रेटेजिक राइवलरी बहुत तेज है। अब बताइए, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सी रिलेशनशिप हो सकती है? और इसलिए चाइना जापान रिलेशनशिप पे तो पीएचडी थीसिस की थीसिस लिखी जा चुकी है। लेकिन आपको तो हम 20 मिनट में सब कुछ बता देंगे भैया, चिंता मत करो। चीन का 1990 के बाद जो तेजी से उत्थान हुआ, और जापान का जो 1945-50 के बाद से अमेरिका की न्यूक्लियर अम्ब्रेला में सुरक्षित उसका पूरा का पूरा उदय हुआ, जो मेनली ट्रेड और कॉमर्स वाला उदय था, डिफेंस वाला नहीं। लेकिन ताइवान को लेकर झगड़ा है, कोरिया पेनिनसुला के तो ऐतिहासिक झगड़े रहे हैं, और पूरे के पूरे द्वीप समूह, जिसको सेंकाकू या दायो द्वीप समूह का झगड़ा कहते हैं, वो रहा है। दोस्तों, अब वैसे तो 1000-1500 सालों से कल्चरल एक्सचेंज रहा है, और भारत से जब बौद्ध धर्म बाहर निकला तो चीन भी गया, जापान भी गया, और वहां के स्थानीय स्वरूपों में उसे ढाल लिया गया और उनके अपने अपने स्वरूप बनते चले गए। तो जैन बुद्धिज्म उसका एक स्वरूप बना। मॉडर्न ट्रॉमा और इंपीरियलिज्म 20वीं सदी में आया। फिर 1970 के बाद बहुत गहरी ट्रेड की इंटरडिपेंडेंस हो गई, और आज 21वें तो दोनों की स्ट्रेटेजिक राइवलरी, अरे बाप रे बाप, क्योंकि अमेरिका बीच में घुसा हुआ है। आज हम इस चैप्टर का अंतिम पार्ट अमेरिका देखेंगे। दोस्तों, यह है पूरा नक्शा, और यह मैं आगे लूंगा कि ये सीज में कहां कहां इनके झगड़े हैं। साउथ चाइना सी में तो चाइना ने पूरा दावा ठोक दिया है, जिसको वो 9 डैश लाइन बोलते हैं। उन्होंने बिल्कुल ब्लंट बोल दिया सारे आसियान के देशों को भी, साउथ ईस्ट एशिया को, ये सब हमारा, तुम लोग यहां से जाओ, हम ही हैं बस जो हैं। अभी आसियान के देश सीधे पंगा ले नहीं सकते। अमेरिका की सिक्योरिटी भी उनको चाहिए, चाइना का व्यापार व्यवसाय भी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल वैल्यू चेन यहीं पर बने हुए हैं। इसके ऊपर हमारी ग्लोबल अफेयर की प्लेलिस्ट में अलग से वीडियो है ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन का, वो जरूर देखिएगा, तब आपको यह कहानी और गहराई से समझ में आएगी। और सेंकाकू और दायो द्वीप समूह का झगड़ा भी लंबे समय से चल रहा है, जो अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। ताइवान तो है ही, और कोरिया तो पूछिए ही मत, काफी पुरानी कहानी लटकी हुई है, अभी आएंगे इसके ऊपर। लेकिन मैं तुरंत आपका ध्यान बस 1 मिनट के लिए, अगर आपने एआई में आज तक कुछ नहीं सीखा लेकिन आप सीखना शुरू करना चाहते हैं, तो मेरा यह बहुत ही सफल और शानदार कोर्स है एआई टर्बो चार्जर।
18 जुलाई को ये सुबह 8 बजे से शुरू होगा। 1 फुल डे एआई लर्निंग विद प्रैक्टिकल टूल्स। आइए ज्वाइन कीजिए और आपके लिए 10% का इंसेंटिव कोड भी है जो आपको इसकी साइट पर मिल जाएगा, turbocharger.billionaires.ai। साइट नीचे कमेंट में है। आइए हमारे साथ जुड़िए। 8 जुलाई तक ये कोड एक्टिव है, उसके बाद फिर आप नॉर्मल फीस पर आ सकते हैं और 18 जुलाई को हमारा कोर्स होगा। स्वागत है आपका। 1500 ईस्वी से 1950 तक का अगर मैं लिमिटेड इतिहास पहले देखूं, हालांकि इसके पिछले 500 साल भी बहुत कुछ है। मेरा एक हिस्ट्री का कोर्स आगे आ रहा है, उसमें मैं 100 लेक्चर डिटेल बना रहा हूं जिसमें ये सब कवर करूंगा अलग से। दोस्तों, कोरिया इनके बीच में झगड़े का बहुत बड़ा सबब रहा है। कभी चीन अपना प्रभाव वहां लाता, और जो कोरिया की जोसियोन डायनेस्टी रही है, अपने आप में पूरी कहानी है इसकी। अरे बाबा देखिए, 500 550 साल तक ये डायनेस्टी चली। सामान्यतः विश्व इतिहास में कहते हैं कि कोई भी राजवंश अगर 150 साल चल गया तो फिर वो 250 300 400 सालों तक भी जा सकता है। अमूमन ज्यादातर राजवंश 50-60 साल में निपट जाते हैं, तीसरी पीढ़ी आते आते। लेकिन जो 150 तक खिंच गए किसी कारण से, फिर वो काफी लंबे भी जाने की संभावना बनती है, और उनके बेसिक प्रिंसिपल्स बड़े तगड़े होते हैं। तो ये जोसियोन डायनेस्टी जो थी, आप देख रहे हैं, ये कोरिया की है। तो ये मैं आगे और लूंगा कोरिया के डेडिकेटेड सेशंस में। आज रेफरेंस देना जरूरी था, इसलिए आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब ये जो जोसियोन डायनेस्टी थी, ये इसके केंद्र में रही है जापान और चाइना के रिलेशंस के बीच में। यहां पर मिंग चाइना डायनेस्टी का बहुत प्रभाव रहा पूरे कोरिया पेनिनसुला के जोसियोन डायनेस्टी पे। लेकिन 1590 में जापान ने हमला कर दिया और यहां से चीन के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। फिर बाद में जोसियोन एक हर्मिट किंगडम बना और चिंग डायनेस्टी के अधीन आ गया। उसके बाद लगातार कंपटीशन चीन और जापान के बीच में कोरिया को लेकर बढ़ती रही, और 1895 में वक्त का पासा ऐसा पलटा कि जापान ने चाइना को एक बड़े युद्ध में ही हरा दिया। आपको याद होगा, मैंने पहले बताया था, सोवियत यूनियन को 1905 में हराया था, मतलब रशिया को, तब सोवियत यूनियन नहीं था, जापान ने, और 1895 में चाइना को, क्योंकि ये दोनों बड़े देश जापान को छोटा मानते थे, और जापान मेजी रेस्टोरेशन के 40 साल में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। पहली बार एशिया की प्रॉपर एक ताकत चीन और रूस को हरा चुकी थी। चीन को 1895 में, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी हुई, और रशिया को 1905 में। तो यहां से फिर जापान के साथ रिश्ते बहुत बिगड़े, और फिर जापान तो एम्पायर बन गया जिसने विनाश ला दिया, और यहां से चीन को बहुत गहरे घाव जापान देता चला गया। चाइनीज सिविल वॉर के समय आपको पता ही है, नैनजिंग मैसेकर हुआ वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी कहानी है, मैंने शॉर्ट में बताई। तो ये जो पूरा इनका रिश्ता रहा है चाइना और जापान का, बहुत बड़ा फेस कोरिया के जरिए इनका शैडो बॉक्सिंग वॉर चलता रहा। उसके बाद दोनों के बीच लिमिटेड टोकुगावा डायनेस्टी जब जापान में थी, थोड़ा बहुत ट्रेड वगैरह चलता रहा। उसके बाद जापान का उदय मेजी रेस्टोरेशन के बाद इतना तेजी से हुआ कि चीन पिछड़ गया, और फिर जापान ने बहुत हिंसा की चीन में, मंचूरिया वगैरह आपको पता होगा। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान का विनाश हो गया, वो सरेंडर हो गया, सेना खत्म हो गई, अमेरिका ने वहां का संविधान बना दिया, वो पैसिफिस्ट नेशन बन गया, और फिर उसके बाद चाइना और जापान के रिश्ते एक दूसरे ही प्लेटफॉर्म पर चले गए। यह बताना सबसे पहले बहुत जरूरी था कि जब भी आप चाइना और जापान के ग्लोबल अफेयर्स और रिश्तों को स्टडी करें, सबसे पहले कोरिया को स्टडी कीजिए, क्योंकि इनके बीचों बीच वो आता है। आप मैप में एक बार देख लेंगे, हमने सर्कल बना के बताया है। ये रहा जापान, ये तो है चाइना का मेनलैंड, और ये है पूरा का पूरा कोरिया। तो प्यारे दोस्तों, कोरिया का अध्ययन किए बगैर इन दोनों के रिश्तों को समझना लगभग असंभव है। एनीवे, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आधुनिक युग में 1950 से 2026 तक भैया क्या क्या हुआ, देखिए, बहुत सीधी सी बात है। 1950s में कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था कम्युनिस्टों और अमेरिका के बीच में। जापान किसके ऑक्यूपेशन आर्मी के अंडर में था? अमेरिका के। और जापान किसके कैंप में था? अमेरिका के। चाइना और सोवियत संघ एक तरफ थे। इसका मतलब 1950 से 70 चीन और जापान का कहीं से कहीं कोई दोस्ताना रवैया नहीं रहा होगा, नहीं था। लेकिन 1972 में अमेरिका से हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन
राष्ट्रपति, सॉरी रॉबर्ट कहाँ बोल दिया, ये दोनों जब अचानक से माओ जेडोंग के साथ रिश्ता बनाने आए, क्योंकि पाकिस्तान ने उसमें दोनों को जोड़ा था और रैप्रोचेमेंट कहते हैं उसको, तो अचानक से बर्फ पिघल गई और उसके बाद जापान ने चाइना के साथ में बड़ी स्केल पे निवेश करना ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस में शुरू कर दिया। और उसके बाद दोनों की पार्टनरशिप 78 में पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी से बढ़ गई, तब दंग शाओपिंग के हाथ में सत्ता आ चुकी थी। तो इस तरह से 20वीं सदी में सबसे पहले हमने देखा कोल्ड वॉर ने दोनों को अलग अलग कर दिया था, क्योंकि जापान अमेरिका के साथ था। लेकिन जब अमेरिका ने चाइना के साथ रिश्ते ठीक कर लिए, बर्फ पिघल गई, तो जापान ने बोला मैं क्यों पीछे रहूं भैया, इनफैक्ट अमेरिका ने परमिशन दी। उसके बाद रिश्ते बहुत तेजी से ट्रेड कॉमर्स में बढ़े, लेकिन फिर चीन इतना तेजी से आगे निकल गया कि सारा तराजू एक तरफ झुक गया और आज फिर से रिश्तों में बहुत गहरा तनाव है, क्योंकि बहुत सारे अनरिजॉल्व मुद्दे हैं, द्वीप समूहों को लेके, इंटरनेशनल ट्रेड को लेके, इतिहास को लेके, क्योंकि शी जिनपिंग बार बार इतिहास के घावों को याद करके जापान को भी याद दिलाते रहते हैं, जिसके ऊपर जापान के पास कोई ज्यादा जवाब होता नहीं और वो भी कोई उसमें अपोलॉजी की मुद्रा में होते नहीं है। और अब वहां पर राइट विंग की सरकार भी है, तो उनके लिए तो कोई कारण ही नहीं बनता कि वो चाइना के सामने किसी भी तरह सॉरी बोले या कुछ। अब हम थोड़ा सा इसको एकेडमिकली भी समझते हैं, दोनों देशों के ग्रोथ मॉडल्स क्या रहे। दोस्तों, जापान का ग्रोथ मॉडल जो अमेरिका ने बना के दिया वही रहा। उन्होंने भयानक मेहनत की और अमेरिका के क्वालिटी गुरुस को बुला बुला के, जोसेफ एम जुरान, एडवर्ड डेमिंग, 50s और 60s में जापानीज लोगों ने सीखा कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और 1970 आते आते अमेरिका के मार्केट्स को भर दिया जापानी प्रोडक्ट से, इतना कि अमेरिकन परेशान हो गए कि कैसे रोकें जापानीज को। तो इनका ये प्राइवेट इंडस्ट्री ओरिएंटेड और वो पूरा उनका मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स और वो सब होते 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 जापान बहुत तेजी से बढ़ा। चाइना उस वक्त काफी हद तक क्लोज था माओ जेडोंग के समय। तो जापान का मॉडल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्राइवेट फर्म ड्रिवन मॉडल रहा और इसमें उन्होंने इतनी सफलता हासिल कर ली, इतनी सफलता हासिल कर ली कि अमेरिका की नाक में दम हो गया कि ये जापानीज कर क्या रहे हैं। तब चाइना का कहीं कोई नाम नहीं था भैया। लेकिन 1979 के बाद चाइना ने अपनी स्टेट पावर को लगा के, स्टेट कैपिटलिज्म को लगा के एक ऐसा गेम खेलना शुरू किया जिससे पार पाना जापान को तो छोड़ें, अब अमेरिका के लिए भी संभव नहीं रहा है। आज 2026 में हालत यह हो गई है कि Chinese AI companies via their state-of-the-art open source models have actually presented an alternative to the regular American companies that don't take American frontier AI which is costly, use my open source models। और इस पर मैं पिछले कुछ सेशंस में बात कर चुका हूं, चाइना अमेरिका का बहुत ही खतरनाक AI का युद्ध, वो वीडियो आप जरूर देख लेना अगर आपको इस पे गहराई से इनपुट्स चाहिए। तो AI तो सिर्फ आज की बात कर रहा हूं, चाइना ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग हो, बुलेट ट्रेन्स हो, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स हो, हर तरह की टेक्नोलॉजी हो, ये सब में चाइना बहुत तेजी से आगे निकल गया। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं और ये भारत के कंटेक्स्ट में ध्यान से सुन लेना बेटा। जापान बिकेम रिच बिफोर इट बिकेम ओल्ड, China actually kind of became old before it has become rich। देखिए, जापान की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम अमीर देशों के बराबर हो गई थी जब उनकी मीडियन एज बूढ़ी वाली नहीं थी, जब जापान अपेक्षाकृत युवा देश था। यह एक आइडियल आउटकम होता है किसी कंट्री के लिए, व्हेन यू ग्रो रिच बिफोर यू ग्रो ओल्ड। लेकिन चाइना के साथ दुर्भाग्यवश, उनके दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। आज वो 10, 11, 12 हजार की रेंज में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति डॉलर्स में है, जबकि उनकी मीडियन एज बहुत ज्यादा हो चुकी है और वो तेजी से बुढ़ा रहे हैं। तो चाइना विल ग्रो ओल्ड बिफोर इट ग्रोज रिच। अब रिच होने के लिए तो $10,000 प्रति व्यक्ति कैपिटा इनकम जो है वो काफी नहीं होती। यहां भारत के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है। आर पर कैपिटा इनकम करंटली हम लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में है, वर्ल्ड बैंक की सर्वमान्य परिभाषा है, इसमें कोई डिबेट नहीं है कहीं। भारत एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, $5,000 की प्रति व्यक्ति आय से नीचे, 3, 3.5, 4 जो भी आप बोले उसको लेके बहुत सारी। भारत आज लगभग 29 ईयर की मीडियन एज है
और अगर हम 15, 20, 25 हजार डॉलर तक पहुंचेंगे प्रति व्यक्ति, तब हम अमीर देश कहलाएंगे थोड़े हद तक। क्या हम ये अगले 20, 25, 30 सालों में कर पाएंगे? अगर हां, तो वी विल ग्रो रिच बिफोर वी हैव ट्रूली ग्रोन ओल्ड। नहीं तो भारत अमीर होने से पहले बूढ़ा हो चुका होगा। आ गया समझ में? सो जापान ग्रू रिच बिफोर इट ग्रू ओल्ड, China is growing old before it has truly become rich, and India most likely will grow old before it has become rich, क्योंकि हम अभी बहुत ही नीचे हैं पर कैपिटा में। हालांकि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत तेजी से कोलैप्स हो रहा है। वो एक आशा की किरण है कि पॉपुलेशन स्टेबल 2050 के बाद होना शुरू हो जाएगी। तो चाइना पूरी तरह इन्वेस्टमेंट ड्रिवन रहा, स्टेट मॉडल नहीं उसको आगे बढ़ाया, उसके बिना वो इतना तेजी से आगे बढ़ता नहीं। और इसीलिए जब भी चाइनीज गवर्नमेंट और आइडियोलॉग से पूछा जाता है कि आप कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, तो उनका कहना है सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है हमारा मॉडल। हम कम्युनिस्ट नहीं है, हम कैपिटलिस्ट नहीं है, हमारा मॉडल है सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक, यानी समाजवाद है जिसमें चीनी गुणधर्म है। इसका क्या मतलब? पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन स्टेट सबके ऊपर बैठा है। कोई भी धन्ना सेठ जेब राजनेता को और स्टेट को अपनी जेब में रख के नहीं चल सकता। 1 मिनट में उसको उसकी औकात बता दी जाती है। जैक मा के साथ क्या हुआ सबने देखा। तो दोस्तों, सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक का सरल भाषा में मीनिंग ये है, हालांकि ये एक जटिल नुआंस टॉपिक है, उस पर कभी आप चाहेंगे अलग से और बात करेंगे। तो ये इनकी कहानी है। जापान 1985-90 के बाद, आपको पता ही है प्लाजा अकॉर्ड के बाद जो भयानक बूम आया इन्वेस्टमेंट का स्टॉक मार्केट में, वो डिफ्लेट हो गया बबल। उस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया था, पहले देख लेना आप, जापान का पूरा बबल और डिफ्लेशन। वो आज तक उससे बाहर ही नहीं निकल पाया। चाइना अपनी ग्रोथ को एक्सपोर्ट के बजाय कंजम्पशन पे बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि दुनिया में विरोध बहुत हो रहा है कि आपने सरप्लस कैपेसिटी से एक्सपोर्ट इतने कर दिए। अब हम चलते हैं इनकी जियोपॉलिटिकल लड़ाइयों पे। अरे भैया, यहां तो पूरे समुंदर में आग लगी पड़ी है दादा। सबसे पहला झगड़ा, कोर डिस्प्यूट। कुछ चट्टानी आइलैंड्स हैं, सेंकाकू या दायोयू। जापान इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करता है। चाइना बोलता है ये तो दायोयू नाम का है और ये हमारा है, और इस पे 200 साल पुराना झगड़ा चल रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब के मैप सामने लेकर आते हैं और दोनों ही मानने को तैयार नहीं है। तो यह झगड़ा तो समाप्त होने से रहा। किसी एक को अक्ल आ जाए तो अलग बात है। जापान बार बार शिकायत करता है कि चाइना ने अपने कोस्ट गार्डों को लगातार इस क्षेत्र में घुमाया है। वो आते जाते दूसरे जहाजों को हल्की हल्की टक्कर भी मारते रहते हैं। बेसिकली संदेश है कि तुम सब फूट लो यहां से, लेकिन दूसरे लोग फूटने को तैयार नहीं है। ईस्ट चाइना सी के रिसोर्सेस, गैस फील्ड, सीबेड रिसोर्स, मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन, ये सारी चीजें ईस्ट चाइना सी, ये है पूरा ईस्ट चाइना सी, ये है येलो सी, ये है सी ऑफ जापान जिसको ईस्ट सी भी कहते हैं, और ये सब पैसिफिक ओशन से जुड़े हुए समुद्र हैं जो कि महासागर है। तो प्यारे दोस्तों, अगला झगड़ा यहां पर है ताइवान स्ट्रेट को लेके। ये तो आपको पता ही है, वॉर का फ्लैश पॉइंट है, इस पे पूरा वीडियो अलग बनाएंगे। और इन पूरे क्षेत्रों में, अब साउथ चाइना सी में तो चाइना ने क्या किया, मैप के ऊपर एक 9 डैश लाइन खींच दी और साउथ ईस्ट एशियन देशों को बोला ये सब मेरा है, तुम जाओ यार, ये सब मेरा, हटो। तो इसके ऊपर नेचुरली वियतनाम ने आपत्ति ली, द फिलीपींस ने आपत्ति ली कि ऐसे कैसे तुम्हारा है। लेकिन चाइना के साथ व्यापार भी सबको करना है, ग्लोबल वैल्यू चेन छोड़ भी नहीं सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का डीप इंटीग्रेशन है, यही सब कुछ हो रहा है दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग में, और सिक्योरिटी अमेरिका से भी लेनी है। तो आसियान के जो देश हैं बहुत डेलिकेट टिप टोइंग करके चलते हैं, ना इससे झगड़ा कर सकते हैं ना उसको छोड़ सकते हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे इंडो पैसिफिक पॉलिसी पर और बातें होंगी, हमें इस पे और चर्चा करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो दुनिया का चौधरी कहां है? अरे भैया, ऐसे थोड़े ना भूल जाएंगे उसको हम। इस पूरी चाइना अमेरिका रिलेशनशिप में, चाइना जापान रिलेशनशिप में अमेरिका भीतर तक घुसा हुआ है। अमेरिका ने जापान को अपना सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिया हुआ है, और क्वाड में जापान था ना, सबको पता ही है। इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था, जापान था। तो जापान तो बहुत जरूरी है, जापान पूरी तरह से लॉयल एलाई है अमेरिका का। कितनी भी गालियां दे अमेरिका, दो मिलाता रहता है जापान। एलाइज की, अमेरिका के जो ऑफिशियल एलाइज हैं, बहुत दयनीय हालत है। डोनाल्ड ट्रंप खुल्ला मजाक उड़ाते हैं उनका।
I don't believe what is this going on here. What kind of Japanese government is this? कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, चुपचाप मुस्कुराते रहो, कितना भी अपमान कर दे आपका पुशबैक नहीं आता है, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि चाइना सामने खड़ा है। सेंकाकू इशू में यूएस ट्रीटी बीच में आती है। 2025 में आर्टिकल 5 ऑफ यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी में सेंकाकू को भी कवर कर लिया गया है और उसमें चाइना के लिए खतरा बनता है। यूएस के बड़े बड़े बेसेस यहां पे हैं जापान में। ओकिनावा का इतना बड़ा बेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका ने बनाया वो आज तक है भैया। अमेरिका जापान के डेटरेंस को मजबूत करता है लेकिन चाइना को डराते रहता है, तो चाइना और उल्टी पुल्टी हरकतें करने के लिए अपने आप को प्रेरित पाता है। और आज की स्थिति यह है कि यूएस चाइना ताइवान के जो टेंशन्स हैं वो कहीं जापान को भी बीच में घसीट न लें, इस बात की बहुत चिंता है। और इस सब के बीच में एज इफ ऑल दिस वाज नॉट इनफ, नॉर्थ कोरिया का किम डायनेस्टी का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टिप्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स है। तो हम एक बहुत अनईजी और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप देख रहे हैं। यह था हमारा आज का चाइना जापान रिलेशन। कैसा लगा आपको? कमेंट में जरूर बताएं। आगे कौन कौन से टॉपिक सुनना चाहेंगे सजेस्ट करते चले, हम सारे कमेंट देखते हैं और कईयों पर अमल भी होता है। दोस्तों, बहुत ही शानदार एआई टर्बो चार्जर कोर्स में आज के आज एनरोलमेंट ले लें। 8 जुलाई तक आपके लिए स्पेशल कोड आपको साइट पे मिलेगा, लगा दीजिए, और 18 जुलाई को कोर्स होगा। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो 5 शानदार मेंबरशिप के लेवल हैं, जिसमें लेवल 4 अब हमने बहुत अपग्रेड कर दिया सुप्रीम इंटेलेक्ट का, और लेवल 5 तो खतरनाक है ही। इसमें पूरे 150 लंबे लेक्चर यूपीएससी के पहले से मौजूद हैं और बाकी के आपको अपने आप मिलते हैं। जो भी आपको लेवल ठीक लगे 1, 2, 3, 4 आइए जुड़िए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम आपसे कल ग्लोबल अफेयर में फिर भेंट करेंगे सेशन 62 में। नमस्ते, जय हिंद।